नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो रीट में लेवल फर्स्ट में साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए उनको लेकर के। हालांकि बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली आंसर की ही प्रमाणिक होगी और ख़ास तौर पर उसमें क्या आंसर माने जाएंगे वो जैसे ही पता चलेगा उसके बाद हम और इसको लेकर चर्चा करेंगे। अभी एक बार के लिए इसके संभावित आंसर क्या हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे भरोसा है जो हम सोच पाएंगे, जिस लेवल तक हम सोच पाएंगे लगभग वही आंसर इनके होने वाले हैं। फिर भी एक बार के लिए हम देखते हैं कि क्या इसके आंसर हो सकते हैं या होने चाहिए। एक एक प्रश्न को लेकर हम बात करेंगे। ये हम अभी बात कर रहे हैं लेवल 1 के लिए। जो लेवल 1 के अंदर पूछा गया पेपर था लेवल फर्स्ट में, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। सभी को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर देखो, हमारा पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। तो मित्रों, इसको इस तरह से हम समझें कि हल ने एक सूत्र दिया था बिहेवियर को लेकर के, B = D/H। इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति का जो बिहेवियर, जो व्यवहार है, वो किस तरह से बनता है, वो उसका जो चालक होता है, ड्राइव, उसके और आदत, एज का मतलब हैबिट, आदत के गुणनफल से विकसित होता है। यानी कि किस तरह से व्यक्ति में आदत डेवलप हो रही है और किस तरह से उसका चालक उस दिशा में काम कर रहा है, उसके अनुसार ये व्यवहार बनता है। ठीक है ना। इसको इन्होंने जब विस्तार से समझाया तो इसके अलग अलग पहलुओं पर इन्होंने चर्चा की। उन पहलुओं को लेकर के प्रश्न पूछा गया। जैसे फर्स्ट नंबर पे है SH4। SH4 का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी अर्थ इसका होता है आदत की शक्ति। आदत की शक्ति, एक व्यक्ति के अंदर कोई भी आदत हो कितनी शक्तिशाली है। जैसे हम ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अनुसार पढ़ते हैं कि आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब जैसे जैसे आदत बनती है हम बहुत बेहतर तरीके से उस कार्य के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत अच्छे से उस काम को हम कर पाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से डी है चालक। चालक, ड्राइव यानी प्रेरक के रूप में इसको हम जानते हैं, इसी को हम कारक के रूप में जानते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी अभिप्रेरणा जब काम करती है तो ये चालक के रूप में उसमें काम करता है। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है वी को, और वी का मतलब यहाँ पर है दोस्तों अभिप्रेरणा से। वी का मतलब यहाँ किससे बताया गया है, अभिप्रेरणा से बताया गया है। और अभिप्रेरणा जो होती है उसी से कोई प्राणी किसी कार्य को करता है, बिना प्रेरणा के कोई काम करता ही नहीं है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा जो है गोल्डन वे होता है अधिगम के लिए। तो इसका मतलब कोई भी व्यवहार बदल रहा है या व्यवहार उसमें हो रहा है तो अभिप्रेरणा उसके अंदर अनिवार्य रूप से होती है। और इसके बाद में है IR का मीनिंग यहाँ पर इन्होंने जो माना है वो माना है दोस्तों, जो भी प्रबलन की तीव्रता होती है उससे। प्रबलन जो होता है ना, एक काम करने के बाद में प्रेरित वातावरण मिलता, प्रोत्साहन मिलता, फिर व्यक्ति उस कार्य को उस प्रबलन के आधार पर करता है, तो वो प्रबलन की तीव्रता के रूप में इसको माना है, प्रबलन की तीव्रता। अब यहाँ पर जो है प्रश्न है वो क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको लेकर के हम थोड़ा विचार करते हैं। तो प्रश्न है हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता। हल के अनुसार प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता का जो सूत्र है उसमें प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। यहाँ क्या पूछ लिया इन्होंने, प्रतिक्रिया निषेध। तो प्रतिक्रिया को लेकर हम बात करें तो सभी से जुड़ी हुई है, आदत की शक्ति से भी जुड़ी हुई है, चालक से भी है, अभिप्रेरणा से भी और प्रबलन शक्ति की तीव्रता से भी है। लेकिन यहाँ पर निषेध की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें यूं समझिए आप कि अगर हम एक एक को लेकर के अलग अलग के बारे में विचार करते हैं तो आदत की शक्ति जो है ये जैसे जैसे आदत होगी उस कार्य को पावरफुल ही बनाएगी, निषेध की स्थिति इसमें नहीं होगी। इसी तरह से चालक और प्रेरक जो होता है इसमें ये न्यून भी हो सकता है और तीव्र भी हो सकता है। चालक न्यूनता का सिद्धांत भी हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें न्यूनता भी हो सकती है और तीव्रता भी हो सकती है। ठीक है। इसी प्रकार से अभिप्रेरणा जो है वो किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में योगदान देती है सुनिश्चित रूप से। और इसके बाद में ये प्रबलन की तीव्रता IR से जो दर्शाया गया है, प्रबलन की तीव्रता, ये प्रबलन की तीव्रता जो है ये दो तरह से हो सकती है, ये अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब कैसे, इस तरह समझें हम बात को कि हमने
पढ़ा है कि जब भी चालक तीव्र होता है तो अभिप्रेरणा ज़्यादा काम करती है और चालक न्यून होता तो अभिप्रेरणा कम काम करती है। इसका मतलब चालक की न्यूनता और अधिकता किसी व्यवहार के लिए उसकी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। अब अधिक है तो वो सकारात्मक रूप से होगी और न्यून है तो वो थोड़ा नकारात्मकता उसमें हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से प्रबलन की तीव्रता को ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को भूख लग रही है और भूख लगने पर उसको कोई व्यक्ति खाने के लिए कोई चीज़ देता है, तो वो जो भूख उसकी है उस समय उसने खाने की चीज़ दी तो वो उसके लिए एक प्रबलन के व्यवहार को प्रकट करती है और व्यक्ति उसकी तरफ सक्रियता को दर्शाता है। लेकिन खाने की चीज़ तो दी पर वो खाने की चीज़ अच्छी नहीं लगी या वो सही नहीं थी, तो वहाँ पर क्या होगा, वो सही नहीं होने पर दोबारा खाने के लिए व्यक्ति क्या नहीं करेगा, प्रेरित नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो, जहाँ तक मेरा मानना है इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन ये 4th नंबर का होना चाहिए। बाकी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि चालक की न्यूनता और तीव्रता के आधार पर डी भी यहाँ पर मान लिया जाए। ये प्रश्न पत्र बनाने वाले पर निर्भर करता है कि उन्होंने इसको क्या माना। बाकी मूल रूप से इसका आंसर क्या हो सकता है, ये वाला, क्योंकि ये प्रतिक्रिया निषेध की बात कर रहा ना। तो जैसे खाने की चीज़ दी तो उसके लिए वो काम होकर प्रेरित करेगा, उस काम के लिए या भोजन के लिए प्रेरित होगा। लेकिन यदि वो भोजन उसको पसंद नहीं आया, खाने की चीज़ पसंद नहीं आई, तो भविष्य में वो नहीं भी खाएगा, मतलब निषेध की स्थिति भी वहाँ पर पैदा हो जाएगी। तो ज़्यादा सही इसमें क्या होगा, डी वाला आंसर होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर जो बी वाला है ड्राइव वाला, इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब बोर्ड के आंसर की में ये तय होगा कि दोनों में से एकदम परफेक्ट किसको माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। गार्डनर का जो बुद्धि सिद्धांत है उसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार की बुद्धि जो है उसको एक शक्ति के रूप में माना है, अलग अलग बुद्धि के रूप में माना और उनको मिलाकर के इन्होंने एक अपना बुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो उसके अनुसार यदि हम यहाँ पर बात करें तो विद्यालयों में किस प्रकार से लागू करना चाहिए, ये एक व्यवहारिक प्रश्न है। केवल भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता को ध्यान में रख करके तो ऐसा नहीं है। शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके, तो देखो बहुबुद्धि है मतलब अलग अलग प्रकार की बुद्धि से अलग अलग तरीके से कार्यों को जब किया जाता है तो मल्टीपल तरीके से होने वाले कार्य ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। सिंपली हम भी जानते हैं कि एक बालक को पढ़ाते समय जितने अलग अलग प्रकार के तरीके आप काम में लेंगे, बालक उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा। तो ये हमें काफ़ी हद तक ठीक लगता है। आगे, बुद्धिमत्ता प्रकार की पहचान के लिए IQ परीक्षण को मानकीकृत करके, इससे जो है इस तरह इसको लागू करना ठीक नहीं है, क्योंकि IQ सबका अलग अलग होता है और उसका आप पहले मानकीकृत करेंगे, परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद में किसी व्यवहार को लागू करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हर बालक में बराबर की या बहुत अच्छी बुद्धि लब्धि हो ऐसा आवश्यक नहीं है, IQ सबकी अच्छी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, कम ज़्यादा भी होती है। शिक्षण विधियों को पारंपरिक कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित करना, पारंपरिक से बाहर लाना जरूरी है। भी पारंपरिक जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, भी समय के साथ में नवाचार होना जरूरी है, इनोवेशंस होना जरूरी है, तो ये भी ठीक बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए विकल्पों में बी ही एक ऐसा विकल्प है जो सर्वोत्तम प्रकार का है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना है कि व्यवहारिक प्रश्नों के अंदर उत्तम सर्वोत्तम को ही हमें देखना होता है। उसमें एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम कौन सा है इस पर हमें थोड़ा गौर करना होता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्या हो सकता है, बी यहाँ पर राइट हो सकता है या होगा डेफिनेटली यहाँ पर। तो किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति है, उसके व्यवहार को कोई व्यक्ति या उसके लक्षणों को कोई व्यक्ति खुद अपनाता है और फिर उस व्यवहार को प्रकट करता है, तो ये अपने आप में क्या है, कैसी स्थिति है। उदात्तीकरण है, प्रक्षेपण है, पहचान है, क्षतिपूर्ति है। तो देखो उदात्तीकरण क्या होता है। उदात्तीकरण का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में कि बाल्यावस्था में बालक अपनी लिबिडो शक्ति का उदात्तीकरण करते हुए विद्यालय अन्य कार्यों में उसका उपयोग करता है। इसका मतलब उदात्तीकरण तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना। इसी तरह से प्रक्षेपण में हम पढ़ते हैं अपनी गलती दूसरों पर आरोपित कर देना, खुद की गलती को दूसरों पर आरोपित कर देना, तो ये भी पहचान जो है यहाँ पर व्यवहार में खुद के लक्षणों को या फिर खुद के लिए उनको काम में लेना नहीं है, है ना।
तो ये भी नहीं होगा। पहचान, पहचान का मतलब होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे के साथ जोड़कर बताना शुरू कर देता है तो वो एक पहचान की स्थिति होती है। तादात्म्यकरण या आत्मसातीकरण जैसी स्थिति जहाँ पर पैदा होती है तो पहचान इसमें पॉसिबल है। अगला है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है किसी क्षेत्र की कमी की दूसरे क्षेत्र से या उसी क्षेत्र के किसी व्यवहार से पूरी करते हैं तो वो क्षतिपूर्ति होती है। तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या बचता है? पहचान। और पहचान से ये समझ सकते हैं हम कि ये एक प्रकार से तादात्म्यकरण या आत्मसातीकरण की स्थिति है। एक व्यक्ति किसी के साथ अपने आप को तादात्म्यकृत कर लेता है और फिर अपने आप को दूसरे के साथ में जोड़कर बताने का वो प्रयास करता है या अपनी पहचान दूसरे व्यक्ति के साथ या उसके गुणों के साथ में जोड़ करके अपने आप को बताने की स्थिति में होता है। तो ये क्या होगा? इसमें पहचान राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। एक तो इसके लिए किसी विशेष प्रकार के बेसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। ये समस्या समाधान के लिए होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करता है। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए काम में लिया जाता है। इस तरह की कुछ खास विशेषताएं इसमें पाई जाती है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा कहीं भी किसी भी स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके आधार पर यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या है? गतिशील प्रक्रिया। दूसरा, ये एक सैद्धांतिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सैद्धांतिक प्रक्रिया नहीं है क्योंकि ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है परीक्षा में जिसमें ये पूछा गया है कि कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करता तो उसके लिए जरूरी है तो प्रशिक्षण जरूरी है? नहीं है, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान कर सकता है। ये सामान्य समस्या समाधान का एक व्यवहार है, इसलिए सैद्धांतिक ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ये समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचता? बिल्कुल नहीं बचता है। अभी हमने बात की ना, ये तो समस्या समाधान दृष्टिकोण को पैदा करता है, भाई बचता नहीं है। समस्या समाधान का तरीका है। तो यह केवल स्व मूल्यांकन पर निर्भर करता है? नहीं नहीं, ऐसा स्व मूल्यांकन पर नहीं होगा। ये अन्य के मूल्यांकन के साथ में भी होगा। अपने आप का तो होगा ही, पर दूसरों के साथ भी मूल्यांकन की आवश्यकता है। दूसरों का मूल्यांकन भी आवश्यकता है। किसी समस्या समाधान से आपको गुजरना है तो दूसरों का भी मूल्यांकन वहाँ पर आवश्यक होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में एक ही विकल्प बचता, पहला वाला। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया। और अभी पहले मैंने आपको बताया भी कुछ विशेषताओं में कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है। ये किसी भी स्थिति के अंदर हम किसी समस्या का समाधान खोजेंगे तो मतलब गतिशीलता वहाँ पर निश्चित रूप से होगी ही होगी। तो यहाँ राइट होगा दोस्तों फर्स्ट वाला। पेपर बहुत ही स्तरीय और बहुत अच्छा था। अप्लाइड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि साइकोलॉजी को यदि आपने बेहतर तरीके से समझा सीखा है तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं हो सकता और नहीं था। बस इसमें थोड़ा समझ को लेकर के आपको देखना था। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? पुस्तक का शीर्षक भूल जाना। देखो पुस्तक का शीर्षक भूल गए आप तो ये समझने से संबंधित या याद करने से संबंधित कठिनाई नहीं है, क्योंकि शीर्षक को समझने वाली जैसी कोई यहाँ पर बात हम नहीं मानेंगे, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है पढ़े गए पाठ के मूल तथ्य को याद रखने में असमर्थता। ये थोड़ी सी दिक्कत हम मान सकते हैं कि यदि कोई पढ़ा हुआ तथ्य और व्यक्ति उसको याद नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उस तथ्य में कोई ना कोई कठिनाई या जटिलता है। उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना। उच्च प्रवाह के साथ व्यक्ति पढ़ेगा तो वैसे ही समझ में उसके कम आएगा, तो ये भी इसका नहीं हो सकता। अत्यधिक नोट्स बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाना, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नोट्स बनाने से तो दोस्तों जटिलता घटती है, कठिनाई कम होती है। बल्कि जितने आप नोट्स बनाते हैं ना, आपका अभ्यास बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है और आपके लिए चीज़ें सरल हो जाती है। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहा है? ये कठिनाई की कर रहा है, इसलिए चौथा भी नहीं हो सकता। तो फिर दोस्तों हमारे पास में बचता विकल्प नंबर 2 और यही इसका राइट आंसर होगा कि पढ़े गए पाठ में या पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में यदि असमर्थता है तो इसका मतलब वो क्या है? एक प्रकार से कठिनाई को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो देखो गिलफोर्ड का जब हम पढ़ते हैं ना तो गिलफोर्ड के में क्या क्या होता है दोस्तों? एक तो होता कंटेंट, ठीक है, एक उसके अंदर होता है ऑपरेशन, एक होता है उसके अंदर जो है प्रोडक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि कंटेंट की बात करें तो विषय वस्तु हो जाती है, ऑपरेशन की बात करें तो संचालन हो जाता है, और प्रोडक्ट की बात करें तो उत्पादन हो जाता है। इसके मतलब ये हुए कि ये तीनों तो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन विशेष घटक नाम का उसमें कोई भी आयाम नहीं है। यानी कि 3 आयाम वाली बुद्धि का सिद्धांत जो गिलफोर्ड ने दिया, संरचनात्मक बुद्धि सिद्धांत, 3D बुद्धि सिद्धांत, उसमें 3 आयाम उन्होंने बताए, जिसके अंदर जो है विषय वस्तु बताया। इसके बाद में जो है उन्होंने यहाँ पर जैसे उत्पादन है तो उत्पादन, और संचालन है तो एक तरह से प्रक्रिया जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, उस रूप में इन्होंने बताया। तो कहने का मतलब विशेष घटक इसका जो विकल्प है वो शामिल नहीं है किसमें, इनके त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के विभिन्न आयामों में। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद में नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक शब्द का मतलब, बहुत आसान प्रश्न है। व्यापक का केवल हमें अर्थ यहाँ पर देखना है, व्यापक का मतलब किस पर फोकस करते हैं। तो जब हम दोस्तों सीसी मूल्यांकन पढ़ते हैं तो वहाँ सबसे पहले सीसी मूल्यांकन में सतत का मीनिंग क्या है, व्यापक का मीनिंग क्या है, इसी को लेकर बात करते हैं। तो वहाँ पर हम इस बात को समझते हैं कि जहाँ समग्रता होती है, जहाँ संपूर्णता होती है, जहाँ अधिकता होती है, जहाँ एक ब्रॉड माइंडेड सोच के साथ में व्यवहार होता है, वो सब किसको दर्शाता है, व्यापकता को, जो सभी पक्षों या पहलुओं पर ध्यान देने वाली बात होती है। तो उसके आधार पर हम बात करें तो केवल शब्द आ गया शैक्षणिक विषय, तो ये नहीं हो सकता। इसमें भी केवल शब्द आ गया शैक्षणिक, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसी प्रकार से कक्षा कक्ष की गतिविधियों तक सीमित शब्द आ गया इसमें, तो भी नहीं हो सकता। तो ये तो एक ऐसा प्रश्न था दोस्तों जिसमें अगर थोड़ा सा भी आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा तो एकदम सीधा सीधा उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि केवल आ गया मतलब संकुचित बात कर रहा है, 2 जगह केवल आ गया, दोनों हट गए, एक में सीमित, वो भी छोटी बात कर रहा है, इसका मतलब व्यापक होगा तो ये चीजें नहीं होंगी वहां पर। तो सीधा सीधा हमारा क्या बच गया यहाँ पर, विकल्प बी बच गया। समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू शामिल हो। सभी पहलुओं को शामिल करते हुए जब किसी व्यवहार की बात की जाती है मित्रों, तो वहां पर क्या होती है, व्यापकता होती है मूल्यांकन में। नेक्स्ट है ये वाला प्रश्न, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है, हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, देखो, बहिर्दंडात्मक, प्रतिपूरक, अंतर्दंडात्मक, उदात्तीकरण। तो प्रश्न ये कह रहा है कि समायोजन तंत्र में जब व्यक्ति को किसी कार्य से हताशा मिल जाती है, निराशा मिल जाती है, किसी कार्य को वो सफल नहीं बना पाता है, तो फिर वो ये अपने विचारों को थोपता है कि ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा इस वजह से मैं नहीं कर पाया, ऐसी स्थितियां उसमें बनती है ना। सिंपल सी बात है, जैसे कि एक व्यक्ति किसी पद या किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करे और वो पद या वस्तु उसको प्राप्त नहीं हो, तो वो बोलता है कि वो पद या वस्तु ही खराब थी। जैसे लोमड़ी के खट्टे अंगूर, लोमड़ी के खट्टे अंगूर, मतलब वो खुद उसको प्राप्त नहीं कर पाई तो अंगूरों को खट्टा बता करके उस पर उस चीज़ को उसने थोप दिया। तो ये जो स्थिति है ना, वो क्या होगी, बहिर्दंडात्मक होगी, प्रतिपूरक होगी, अंतर्दंडात्मक या उदात्तीकरण। तो प्रतिपूरक और उदात्तीकरण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब बात आती है बहिर्दंडात्मक और अंतर्दंडात्मक में। तो अंतर्दंडात्मक कब होगा, जब खुद के ऊपर थोपा जाए, अंतः क्रियाओं से संबंधित किसी बात पे थोपा जाए। ये कह रहा बाह्य स्रोतों पर, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, बहिर्दंडात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, सबसे ऊपर होती है आत्मसिद्धि, ठीक है, उसके बाद के अंदर यहाँ पर होती है सम्मान वाली स्थिति, उसके बाद में यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्नेह वाली स्थिति, उसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं सुरक्षा, और फिर उसके सबसे नीचे हम पढ़ते हैं दैहिक आवश्यकता। यानी ये विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं ना, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे सर्वोच्च पूछा जा रहा है इसमें, सबसे शीर्ष पर, सबसे ऊपर, इनका ये जो है पिरामिड है उसमें सबसे ऊपर का। तो दैहिक नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, क्या होगा सबसे शीर्ष पे, आत्मसिद्धि, ठीक है ना। अब यहाँ पर आत्मसिद्धि को हमें जो है छांटना है, देखना है। सुरक्षा ये बिल्कुल नहीं होगा,
शारीरिक मतलब देही की आवश्यकता ये भी नहीं होगी, आत्मसम्मान की आवश्यकता ये भी नहीं होगी, क्योंकि तो सब किस में रह गई, नीचे के पदों में रह गई। अब कौन सी बची, आत्म साक्षात्कार। अब आत्म साक्षात्कार यहाँ पर हो सकता है कि आत्म सिद्धि से, आत्म तो आपको समझ में आ गया, लेकिन साक्षात्कार का मतलब भी क्या होता है, सिद्धि से ही होता है। जैसे खुद के बारे में आपको समझ हो जाए, खुद से खुद का साक्षात्कार हो जाए, खुद से खुद को पहचान हो जाए, वही तो आत्मसिद्धि है, वही तो पूर्ण संतोष है, वही तो पूर्ण संतुष्टि है। इसलिए राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आत्म साक्षात्कार। ये शब्दों का फेर थोड़ा रहता है साइकोलॉजी में, तो थोड़े थोड़े शब्दकोश को भी आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने शब्दकोश को यदि आप बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होगा, इजीली आप उनको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता, कौन सी एक विशेषता है जो पिछड़े बालकों की है। औसत से ऊपर की शैक्षिक उपलब्धि, तो पिछड़ा कैसे होगा, औसत से ऊपर वाला हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि टर्मन के अनुसार 80 से 89 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो पिछड़े बालकों में आता है। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं सिरिल बर्ट के अनुसार कि जो अपने से छोटी कक्षा के कार्यों को नहीं कर पाए वो पिछड़ा होता है। रोनल के अनुसार जो शैक्षिक उपलब्धि में, खेलकूद में, शारीरिक संगठन में अन्य से उल्लेखनीय कमजोरी प्रदर्शित करे वो पिछड़े में आता है। तो इसका मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, समवयस्क वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमताएं, अपने वर्ग से उच्च बौद्धिक क्षमताएं बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सील भट्ट ने कहा है अपने वर्ग से छोटी कक्षा के कार्य को भी नहीं कर पाता हो तो कैसे होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला है, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न हो, ये बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। औसत मानसिक जो शैक्षिक आयु है वो अपने समवयस्क यानी समान आयु के जो बालक हैं उनसे क्या है, कमजोर है। तो सिरिल भट्ट ने यही तो कहा था, है ना। एक तरह से सिरिल भट्ट के विचार से प्रश्न मान सकते हैं आप इसको। उन्होंने कहा था अपनी से छोटी कक्षाओं के कार्यों को भी जब वो नहीं कर पाता तो इसका मतलब उसमें क्या है, नहीं कर पाता तो निम्न है उपलब्धि उसकी, तो वो क्या है, कौन सा बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा। भाषा कौशल की निपुणता, अगर भाषा कौशल में निपुण है मान लो, तो वो पिछड़ा कैसे हो, तो फिर एडवांस हो जाएगा ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, विषय पर पूर्ण अधिकार, तत्परता और इच्छा शक्ति, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, शिक्षक के साथ समायोजन। तो अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता जो है उसमें इनमें से क्या शामिल होगा। तो मूलभूत क्षमता और योग्यता क्या होती है, मूलभूत क्षमता और योग्यता का मतलब होता है दोस्तों उसमें आंतरिक प्रकार की शक्तियां भी शामिल होंगी। क्या होंगी, आंतरिक प्रकार की शक्तियां भी उसमें शामिल होंगी। तो देखो, विषय पर अधिकार, ये इसमें केवल एक क्षेत्र विशेष की बात है। तत्परता और इच्छा शक्ति, ये भी एक क्षेत्र विशेष की बात है। लेकिन अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, ये बहुत सारे क्षेत्रों को समायोजित करते हुए, समन्वित करते हुए उसकी आंतरिक अभियोग्यताओं को लक्षित करता है, आंतरिक कौशल या क्षमताओं को लक्षित करता है। इसलिए ये यहाँ पर राइट हो सकता है। शिक्षक के साथ समायोजन, तो ये भी इसमें केवल समायोजन एक पक्ष की बात कर रहा है, तो राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें सी। शिक्षार्थी जो है उसमें अंतर्निहित जो क्षमताएं होती है और कौशल होते हैं उसको शामिल करेंगे हम किसमें, मूलभूत क्षमता और योग्यता में। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। व्यवहार को आकार देने वाला, देखो व्यवहारवादी जो है ना दोस्तों, व्यवहारवादी के अंदर हम किसी को पढ़ें, चाहे आप जो है पावलोव को पढ़ लीजिए, है ना, चाहे आप जो है क्या नाम से थॉर्नडाइक को पढ़ लीजिए, चाहे आप जो है व्यवहारवाद के जनक वॉटसन को पढ़ लीजिए, आप हल को पढ़ लीजिए, स्किनर को पढ़ लीजिए। ये सारे के सारे विद्वान क्या कहते हैं कि जब भी कोई व्यवहार या कार्य होता है, जब भी कोई व्यवहार या कार्य होता है तो उस व्यवहार या कार्य में पुनर्बलन का महत्व होता है। किसका महत्व होता है, पुनर्बलन का महत्व होता है। तो यहाँ पर इनके आधार पर हम यदि बात करें तो प्रवृत्तियाँ, सामाजिक अंतःक्रिया और संज्ञानात्मक कौशल, इनसे ज़्यादा खास क्या होगा यहाँ पर,
पुनर्बलन होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ पर क्या होगा, पुनर्बलन जो है वो राइट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मनो शारीरिक तंत्र, गत्यात्मक संगठन, वातावरण एवं अपूर्व समायोजन का निर्धारण और स्थिर संगठन। तो इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो मनो शारीरिक तंत्र इसके अंदर सम्मिलित होगा, गत्यात्मक संगठन भी इसमें सम्मिलित होगा, वातावरण के साथ में अपूर्व समायोजन का निर्धारण ये भी इसमें सम्मिलित होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपने यदि पढ़ा हो ना, तो ये है ऑलपोर्ट की परिभाषा से प्रश्न है। ऑलपोर्ट की परिभाषा से प्रश्न है दोस्तों ये। ऑलपोर्ट ने क्या कहा है, ऑलपोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति में जो व्यक्तित्व होता है क्या होता है, उसकी मनोदेहिक गत्यात्मक दशाओं, उसकी मनोदेहिक गत्यात्मक दशाओं का वो पूर्ण योग होता है जिससे वह सामाजिक वातावरण में संतुलन बनाए रखता है। इसका मतलब मनोशारीरिक तंत्र आ गया, गत्यात्मक संगठन आ गया और अपूर्व समायोजन आ गया। उन्होंने स्थिर संगठन नहीं बताया, उन्होंने गत्यात्मक बताया है। व्यक्तित्व में स्थिर नहीं बताया, क्या बताया, गत्यात्मक। इसलिए 100% राइट आंसर क्या होगा इसका, स्थिर संगठन। ये इसमें शामिल नहीं है। ऑलपोर्ट की परिभाषा को ध्यान से समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगला है दोस्तों, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है दोस्तों। हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता, अति आत्मविश्वास, अत्यधिक सक्रियता, दूरदर्शिता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा भी यदि ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे। अगर वो अलाभान्वित बालक हैं तो अति आत्मविश्वास उनमें हो ही नहीं सकता, आत्मविश्वास की कमी रहेगी उनके अंदर तो अति कहाँ से होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अत्यधिक सक्रियता उनमें हो ही नहीं सकती। जो लाभान्वित नहीं है उनमें सक्रियता की कमी मानी जाती है या होती है। इसी तरह से दूरदर्शिता कहाँ से होगी उनके अंदर, क्योंकि वो बालक मुख्य भावनात्मक चुनौती की बात यहाँ पर कर रहा, तो उनके साथ में ये तो चुनौतियों के रूप में हैं। तो ऐसी स्थिति में राइट क्या हो जाएगा, हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता उनमें पाई जाती है। ये बड़ी चुनौती है, ये जब तक उनमें से नहीं निकलेगी तब तक ये बाकी चीजें उनमें पैदा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अलाभान्वित बच्चों में हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता। नेक्स्ट है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि की गणना का सूत्र है। बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि, तो शैक्षिक लब्धि का जो सूत्र बर्ट के द्वारा दिया गया वो है दोस्तों शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक लब्धि बराबर क्या था इनका, शैक्षिक लब्धि के लिए सूत्र क्या था, बर्ट के द्वारा दिया गया शैक्षिक लब्धि बराबर EA + CA × 100। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें कौन सा है, तो उनमें है B। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि बालक जब 2 से 7 वर्ष का होता है, जीन पियाजे के अनुसार वो उसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो उसके अंदर जो है कौन सी क्षमता विकसित हो जाती है, तार्किक तर्क। तो तार्किक तर्क उसमें होता ही नहीं है। प्रतीकात्मक सोच, प्रतीकात्मक सोच प्रतीकों के आधार पर हाँ बिल्कुल होती है। मूर्त चिंतन, तो मूर्त चिंतन तो कब आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। काल्पनिक सोच, काल्पनिक सोच जो है ये आती है जैसे वो बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे जो आगे चल के सृजनात्मकता को बढ़ाती है।
हालांकि ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि 2 से 3 वर्ष की आयु में भी बच्चों में कल्पना पैदा होती है। हमने पढ़ा भी है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी हमने पढ़ा है, तो आपको कईयों ने सुना होगा, बताया था मैंने आपको कि वहाँ पर 2 से 3 वर्ष की आयु में, लेकिन वो क्या होती है, मैजिकल थिंकिंग के रूप में होती है। वो एक सोच के रूप में नहीं बदल पाती, वो केवल एक उनका जादुई चिंतन के तरीके का होता है ना। तो बड़ी कल्पना और बड़ी कल्पनाशीलता जो है वो जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, परिपक्व होता है, तब उसमें पैदा होती है। तो यहाँ पर केवल क्या होगी, प्रतीकात्मक सोच होगी। कौन सी सोच होगी, प्रतीकात्मक सोच। जैसे इसके अंदर हम यूँ पढ़ते हैं प्रतीकात्मक सोच में कि उदाहरण के तौर पर जो है एक तरह से ख्याली पुलाव बनाने की स्थिति है, जादुई कहानियाँ सुनना और इस तरह के कार्य करने में उनका जो है बहुत ध्यान लगता है, मैजिकल थिंकिंग की तरफ उनका ध्यान जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से होती है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक सोच। इसके बाद में नेक्स्ट है आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है। आरटी अधिनियम जो है वो छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है, यानी कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उसके मूल्यांकन को लेकर के आरटी जो है अपनी किस प्रकार की जिम्मेदारी को प्रकट करता है शिक्षकों के संदर्भ में। तो यहाँ थोड़ा व्यवहारिक तरीके से इसको बनाया गया प्रश्न है। तो ये है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और उसी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। छात्र क्षमताओं का मूल्यांकन किए बिना केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। तो ये तो एकदम नेगेटिव स्थिति बता रहा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। केवल यहाँ पर शैक्षणिक है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी केवल शब्द आ गया तो नहीं होगा। और छात्रों के साथ बातचीत में कक्षा शिक्षण तक सीमित करें। देखो केवल और सीमित ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं ना, व्यापकता खत्म हो जाती है, ऑटोमेटिक ये विकल्प आपके गलत हो गए। मतलब 2 में केवल आ गया इसमें, तो ये पहचानने की कुछ क्षमताएं भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब पेपर हल करें तो हम इसमें क्या देखें। तो केवल, केवल और सीमित, ये 3 आते, तीनों विकल्प खत्म। हमारे पास कौन सा विकल्प बच गया, पहला विकल्प बच गया, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त उसको क्या दें, निर्देश प्रदान करें। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है। कौन सी है जो प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है, यानी कि प्रक्षेपी विधि नहीं है। व्यक्तित्व मापन की जो विधि हम पढ़ते हैं ना, उसमें प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है। तो शब्द साक्षरीय परीक्षण देखो दोस्तों, शब्द साक्षरीय परीक्षण विधि के बारे में पढ़ाते समय मैंने बोला था कि ये मनोविश्लेषण में भी आती है, फ्रांसिस गाल्टन ने दी है ये, लेकिन ये साथ में प्रक्षेपी में भी आती है। क्योंकि प्रक्षेपी विधि का अभिप्राय होता है किसी शब्द पर, वाक्य पर, परिस्थिति पर, चित्र पर, थीम पर जब विचारों को आरोपित करते हुए या करवाते हुए परीक्षण करते हैं तो प्रक्षेपी होती है। तो यहाँ पर शब्द है, शब्दों के ऊपर विचारों को लिया जाता है, इसलिए ये प्रक्षेपी में भी आती है, मनोविश्लेषण की भी और प्रक्षेपी भी है। तो पहला तो प्रक्षेपण में ये आ जाएगी। दूसरा विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो विषय आत्मबोधन परीक्षण जिसको हम टीएटी परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो वो तो है ही है उसमें। इसके बाद में वाक्य पूर्ति परीक्षण है ना, सेंटेंस या वाक्य एससीटी। तो देखो एससीटी, टीएटी और ये शब्द साक्षरीय, ये तो ऑटोमेटिक कौन सी है, प्रक्षेपी। तो कौन सी बच गई, रेटिंग स्केल बच गई। और रेटिंग स्केल किसने दी थी, थर्स्टन ने। थर्स्टन के अनुसार रेटिंग स्केल का विचार दिया गया है। तो रेटिंग स्केल हम किस में पढ़ते हैं, जब हम अप्रक्षेपी विधियां पढ़ते हैं ना, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, तो उसमें हम पढ़ते हैं किसमें, वस्तुनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर बहिर्दर्शन विधि आती है, उसके अंदर जो है समाज मिति विधि आती है, उसके अंदर जो है शारीरिक दक्षता से संबंधित आती है, और उसी के अंदर रेटिंग स्केल मापनी भी आती है, क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी पढ़ते हैं ना, वो थर्स्टन की। तो वो किस में आती है दोस्तों, वो आती है व्यक्तिनिष्ठ में। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी। देखो सारे प्रश्न अब तक हम जो देख रहे हैं ना, अब तक के प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा जो डायरेक्टली हमने क्लास में नहीं पढ़ाओ, बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास में आपने पढ़ाओ, बाकी अब तक जो प्रश्न आए डायरेक्ट हमारे द्वारा विचारित हैं और पढ़े गए हैं, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास, सिफेलोकोडल
सिफेलोकोडल क्या होता है? जन्म के बाद बालक सबसे पहले सिर पर कंट्रोल करता है और 1 साल हो जाता तब जाकर पैरों पर कंट्रोल कर पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मस्तकोद्मुखी सिफेलोकोडल या सिर से पैर की ओर विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। विकास सिर से शुरू होता और पैरों की ओर बढ़ता, बिल्कुल राइट है। विकास अंगों के शुरू होता है अंदर से बाहर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो दोस्तों सिफेलोकोडल का मतलब क्या होता है? सिर से पैर की ओर। हमने 2 प्रकार का विकास पढ़ा बहुत बार और खूब अच्छी तरह समझाया मैंने आपको। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ भी लिया गया। सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल अंदर से बाहर होता, सिफेलोकोडल सिर से पैर की ओर होता है। राइट आंसर हो गया हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना। देखो बाल केंद्रित जो शिक्षा है ना एनसीएफ 2005 के अनुसार, उसमें केवल पाठ्यक्रम को रटाना नहीं है भाई, रटंत विद्या से तो मुक्त करता है। रटंत विद्या से क्या करता है? ये मुक्त करता है, इसको लेकर के हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा केवल याद करवाने की बात। बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों, सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बिल्कुल। बालक के प्रत्येक व्यवहार को जो है शामिल करना, ये इसमें है। पारंपरिक विधियों का सख्ती से पालन, बिल्कुल नहीं। पारंपरिक जो विधियां हैं उसकी जगह इन्होंने तो बाल केंद्रित विधियों का विचार दिया है ना। इसके बाद में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। तो राइट यहां पर क्या बच गया हमारे पास? बी राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका ना। बच्चों के अनुभव और आवाज और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट है ये वाला प्रश्न है, एडीएसडी वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? एडीएसडी, अति क्रिया विकार। कुछ बालक होते हैं जिनमें अति क्रिया विकार पाया जाता है, मतलब जल्दबाज बालक होते हैं। किसी भी काम को उसको आप सीखने के लिए देंगे तो फटाफट से तुरंत करना चाहेंगे, उसको जल्दबाजी में करना चाहेंगे। तो जल्दबाजी करने वाले बालकों के लिए कौन सा शिक्षण का तरीका अच्छा है? केवल मौखिक निर्देशों का उपयोग करना, तो मौखिक निर्देशों के उपयोग से तो बस का नहीं है। लंबे असाइनमेंट देना, ये भी नहीं होगा। किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बचना कैसे होगा? उसको तो जोड़ना होगा ना उल्टा। बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो जितनी सहायक सामग्री का हम उपयोग करेंगे ना दोस्तों, जितनी सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे उतना ही अति क्रिया विकार वाला बालक सीख पाएगा। वो जल्दबाजी नहीं करेगा, चीज़ों को देखेगा, समझेगा, तस्वीरों को देखेगा, दृश्यों को देखेगा, संकेतों को, फिर व्यवहार करेगा। तो राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी हो जाएगा। बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया? बांडुरा ने दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखने को क्या नाम दिया? तो प्रत्यक्ष अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, स्थानापन्न अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। प्रत्यक्ष अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम, स्थानापन्न अधिगम। देखो वैसे तो ये सभी जो विचार उनके हैं बांडुरा से, उनके सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो प्रत्यक्ष अधिगम का मतलब होता है बालक प्रत्यक्ष के अंदर जो देखता है, बालक प्रत्यक्ष के अंदर जो देखता है वैसा व्यवहार वो सीखता है, वैसा व्यवहार वो सीखता है। तो इनका जो है प्रेक्षणात्मक अधिगम, इनके सिद्धांत को हम प्रेक्षणात्मक अधिगम के रूप में भी जानते हैं। तो प्रेक्षणात्मक के रूप में इसको हम जान सकते हैं। दूसरे नंबर पर अनुभवजन्य अधिगम, एक बालक किसी व्यक्ति के व्यवहार के अनुभव को लेता है और फिर उसके आधार पर उस व्यवहार को वो सीखता है, तो अनुभवजन्य हो गया। स्थानापन्न अधिगम, स्थानापन्न होता मॉडलिंग लर्निंग से संबंधित। क्या होता है? मॉडलिंग लर्निंग से संबंधित होता है। अब मॉडलिंग लर्निंग से संबंधित कैसे होता है? आपको ध्यान हो तो इन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं पुनर्बलन। एक तो इन्होंने स्थानापन्न पुनर्बलन बताया है और एक अंत या खुद का स्व प्रेरित पुनर्बलन, है ना, आत्म पुनर्बलन बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने स्थानापन्न पुनर्बलन में ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी मॉडल को, किसी कार्य को करते हुए देखता है और उसके कार्य के एवज में उसको कोई पुरस्कार इनाम मिलते हुए देखता है, तो उसको ये लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए और मैं भी ऐसा ही करके
किसी कार्य को करके इसी तरह पुरस्कार प्राप्त करूं, तो वो स्थानापन्न पुनर्बलन होता है, जिसको स्थानापन्न अधिगम भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जहां तक मैं मानता हूं यहाँ पर सी इसका ज्यादा सही उत्तर है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि प्रत्यक्ष अधिगम जो प्रेक्षणात्मक से जुड़ा हुआ है ये भी संभावित है। समझ में आ रही बात। जहां तक मैं मानता हूं सी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन ए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का मतलब भी देख करके किसी व्यवहार को सीखना है ना, और यहां पर अवलोकन करके सीखने की बात करी गई है, तो अवलोकन करके सीखना। लेकिन थोड़ा सा ये है कि यहां पर प्रॉपर तरीके से स्थानापन्न ये कहता है कि मॉडल को देखकर वैसा का वैसा व्यवहार वो करता है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, इस वजह से सी इसका ज्यादा सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया जाता है। देखो जेम्स ड्रेवर का अगर आपको याद हो ना, तो सृजनात्मकता में मैंने आपको जब भी पढ़ाया कहा ये दो ही विचार आपको याद रखने हैं, प्रश्न आएगा तो इनमें से आएगा, और पहला विचार मैं जेम्स ड्रेवर का ही जनरली आपको लिखवाता हूं। तो वहां जेम्स ड्रेवर के संदर्भ में लिखवाता हूं कि जेम्स ड्रेवर कहते हैं निश्चित परिणामों के उत्पादन की क्षमता, निश्चित मौलिक परिणामों के उत्पादन की क्षमता ही सृजनात्मकता है। निश्चित रूप से मौलिक परिणाम पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, सृजनात्मकता। ये हम पढ़ते हैं। तो यहां पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया उन्होंने कि जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना, ऐसी कल्पना जो निश्चित परिणाम दे, किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत होती है। तो किस प्रकार की में होती है भाई, व्यवहारिक और सैद्धांतिक में होती है, सौंदर्यात्मक और अनोखी में होती है, कलात्मक और सृजनात्मक में होती है, संरचनात्मक और सृजनात्मक में। तो बताओ भाई कौन सी होगी। सृजनात्मकता तो इसमें आएगा ही आएगा, यानी कि ये और ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने आपको बोल दिया इसका संबंध किससे है, सृजनात्मकता से। इसका मतलब अब इसमें से कौन सी आएगी, ठीक है ना। तो यहां देखने वाली बात है, कलात्मक और सृजनात्मक आएगी या संरचनात्मक और सृजनात्मकता आएगी, कौन सी आएगी। इसको लेकर के जब हम विचार करेंगे दोस्तों, आप भी थोड़ा विचार करोगे तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसका किस तरह से होगा, कलात्मक और सृजनात्मक होगी या संरचनात्मक और सृजनात्मकता से संबंधित होगी। तो क्या होगी भी, तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति में कोई भी कल्पना होती है किसी भी संरचना को लेकर के, किसको लेकर के, किसी भी संरचना को लेकर के, और फिर उसके आधार पर वो व्यक्ति क्या करता है, उसको उसी रूप में मौलिक उत्पादन के रूप में ले आता है, तो वो सृजनात्मकता के रूप में प्रकट हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है, संरचनात्मक और सृजनात्मक और कलात्मक और सृजनात्मक, इन दोनों में से कोई एक आपका जो है सबसे सही उत्तर होगा। अब इसके अंदर भी ज्यादा कौन सा होना चाहिए, वो है डी। कौन सा होना चाहिए, डी यहाँ पर होना चाहिए। आगे दोनों में से क्या माना जाता है, देखते हैं बोर्ड के आंसर की में। इसके बाद में नेक्स्ट है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है। तो गणितीय मॉडल देखो, आनुवांशिकता और पर्यावरण के लिए वुडवर्थ का मॉडल था दोस्तों, वुडवर्थ का मॉडल। और मैंने कई बार कहा आपको कि ये पूछा भी गया पहले भी, फिर आ सकता है। तो उसमें उन्होंने कहा विकास इज इक्वल टू वंशक्रम इनटू वातावरण। ठीक है ना भाई, ये मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जोड़ घटाव भाग गुणा, तो मैंने वहाँ भी कई बार बोला कि पूरा सूत्र भी दे देते हैं और फिर उसमें ये बीच का चिन्ह बदल देते हैं। वहाँ पर जोड़ घटाव भाग और गुणाम का चिन्ह अलग अलग विकल्प में दे देते हैं, सही पहचानना होता है। यहाँ पर इन्होंने केवल चिन्ह को ही पहचानने की बात करवा ली, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला प्रश्न, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल जो 2017 के अंदर इन्होंने दिए, सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। सीखने के जो प्रतिफल है उनके उद्देश्य के बारे में क्या विचार देता है। तो देखो, विद्यालयों में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं,
अवधारणाओं को रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देना बिल्कुल नहीं। ये सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं या क्षमताओं को प्राप्त करें, बिल्कुल दोस्तों इसमें यही कहा गया, केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना ये भी नहीं है। इसमें क्या कहा गया, देखो अधिगम के प्रतिफल क्या होते हैं या सीखने के प्रतिफल क्या होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आयु स्तर के अनुसार और कक्षा स्तर के अनुसार बालक की सीखने की कुछ सीमाएं होती है, दक्षताएं होती है, वहां तक बालक सीखे और वहां तक सिखाना ही इसका उद्देश्य है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को करता है। तो ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। वृद्धि केवल मानसिक है, बिल्कुल नहीं है, वृद्धि तो शारीरिक है। विकास परिपक्वता तो रुक जाता है, बिल्कुल नहीं रुकता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित है, बिल्कुल गलत बात है, दोनों संबंधित है। अभी वृद्धि होगी तभी तो विकास के दूसरे, अरे भाई शरीर ही नहीं होगा तो बाकी विकास कहाँ से होगा, तो आपस में पूरक हैं ये। तो ऐसी स्थिति के अंदर वृद्धि और विकास पूर्णतः संबंधित है, असंबंधित नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ए हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सबने राइट किया होगा 100%। अगला मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, ठीक है। इसी प्रकार से एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता, व्यक्तियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता और व्यक्तियों में विचारों में समानता। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, समानता शब्द जहां जहां आया वो हट जाएगा, क्योंकि समानता तो होती ही नहीं है, बात विभिन्नता की हो रही है ना। बात किसकी हो रही है, विभिन्नता की हो रही है, तो समानता तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब बी सी डी तीनों विकल्प गलत हैं। पहला मात्र हमारे पास बच जाता है कि व्यक्तियों की एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में जो विचलन को दर्शाती है, अलगाव को दर्शाती है, भिन्नता को दर्शाती है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। वाइगोस्की का, पियाजे का, दोनों सिद्धांत समान रूप से, कोई भी सिद्धांत नहीं। तो देखो भाई ये दोनों तो पहले हटा दो, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अब बचे दो, तो आपको यदि याद हो ना तो ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत बार आपको बताया है, और वाइगोस्की का सिद्धांत जब भी हमने पढ़ा तब उसमें हमने पढ़ा है निजी संभाषण, स्व संभाषण, स्व संभाषण, ठीक है ना, आत्म संभाषण, ये हमने पढ़ा है खूब अच्छे से, मैंने आपको बताया भी है। अब ये निजी संभाषण, स्व संभाषण, आत्म संभाषण क्या होती है, ये सेल्फ स्पीच आप इसको कह दीजिए, इनर स्पीच आप इसको कह दीजिए, है ना। तो ये अपने आप प्राइवेट स्पीच आप इसको कह दीजिए। इसका मीनिंग ये था कि एक बालक खुद से खुद बातें करता है, अकेले में अपने आप से बातें करता है, और उससे उसमें भाषा की दक्षता बढ़ती है, अभिव्यक्ति कौशल बढ़ता है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, किसके सिद्धांत में पढ़ा हमने इसको, वाइगोस्की सिद्धांत में पढ़ा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, वाइगोस्की, ठीक है ना। और आपको मैंने दोस्तों, आपको याद हो ना, तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने कहा था 30 वो महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां से प्रश्न आएगा, 30 के 30 प्रश्न वहां से पूछे गए हैं। आपको यदि ध्यान हो, अच्छे से उनको पढ़ोगे तो पता चलेगा, 30 के 30 प्रश्न, वो टॉपिक यदि कोई पढ़ के गया तो वहां से उसको प्रश्न मिला है, ठीक है ना। तो वाइगोस्की का सिद्धांत। नेक्स्ट है, B.F. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया। मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया किसने, B.F. स्किनर ने। तो किस रूप में दिया, देखो, आधारभूत विश्लेषण, मूलभूत विश्लेषण, भाषा विश्लेषण, कार्यात्मक। तो भाई इनकी ऑपरेशनल थ्योरी है। अरे क्या है इनकी थ्योरी, ऑपरेशनल थ्योरी है ना। B.F. स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कार्य करने के बाद किसी अधिगम को प्राप्त करना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रभाव के नियम पर आधारित। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कार्यात्मक विश्लेषण, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यात्मक। ऑपरेशन थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ऑपरेंट थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं, है ना। तो वो साधनात्मक अनुबंध भी हम इसको बोलते हैं। तो
तो ये सारा किसको दर्शाता है? कार्यात्मकता को दर्शाता है। साधनात्मक अनुबंध मतलब किसी साधना में किसी कार्य को करना। ठीक है भाई, तो बी इसका बहुत सिंपल आंसर था। और यह है आपका अंतिम प्रश्न। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंदर निगरानी में क्या शामिल है? निगरानी में, निगरानी का मतलब एक तरह से क्या हो गई, ये देख रेख करना, मॉनिटरिंग, किसी कार्य को कितना समय देना है इसका निर्णय लेना, किसी कार्य को कितना समय देना इसका निर्णय लेना, तो निगरानी में शामिल नहीं है भाई ये। तो अगला है प्रश्न पूछना, जैसे क्या यह समझ में आ रहा है? तो हाँ, तत्काल हो रहा ना वो, क्या ये समझ में आ रहा, मतलब उस समय हो रहा है, इसका मतलब एक तरह से निगरानी के अंदर है कि भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए, है ना। बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और टीचर पूछ रहा है, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब निगरानी रख रहा है उनकी काफ़ी हद तक। ठीक है, प्रतिक्रिया के बिना कार्य पूरा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। कठिनाई को अनदेखा करना ये भी नहीं होगा। तो राइट हो गया दोस्तों, सिंपल सा इसमें भी बी, है ना। ये थोड़ी सी समझ पर आधारित प्रश्न था, लेकिन ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये हो गए 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सभी 30 प्रश्नों के उत्तर विकल्प जो हमने माने उसके अनुसार बोर्ड के भी हों, और आप सभी ने अगर इनको सही किया तो आपको सकारात्मक परिणाम मिले। फिर भी बोर्ड के आंसर क्या होंगे उनके आने के बाद, और हम अगर किसी प्रश्न के किसी उत्तर को बोर्ड अलग मानता है तो विश्लेषणात्मक तरीके से उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका आंसर वो कैसे रहा। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जिन उत्तरों को माना लगभग वही इसके अंदर होने की पूरी संभावनाएं हैं। अन्य जो आपके लेवल के पेपर हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा ठीक से पेपर को देखने के बाद, क्योंकि आंसर की तो बहुत लोगों ने बता दी है, उसकी जल्दबाजी नहीं है। चीज़ ये है कि जो आंसर माना गया कि क्यों माना गया है और वही क्यों हो सकता है, ये भी आपको समझ में आए ताकि भविष्य में भी ये आपको काम आए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपने ठीक से समझा होगा। धन्यवाद।